गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर चलते हैं। जैसे कि हम हमारा क्लासों का सिलसिला जारी है और हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका नेट JRF मेड और BEd का जो सिलेबस है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए हमारी क्लासों को और चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास की और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम कल का जो रिवाइज करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो हमने पढ़ा था। उसमें देखा था कि कौन कौन से उसमें लॉज ऐड हुए और क्या उसमें था, क्या उसकी वजह से कितनी उसमें एजुकेशन के लिए मनी एक्सपेंड की और क्या उसके लिए मिशनरियों ने किया और कैसे उसमें एक लास्ट में आते आते उसमें जो उसकी क्लैरिटी ना होने की वजह से कैसे पाश्चात्य और प्राच्यवादी दो गुटों में बट गए कि एक भारतीय गुट और एक ब्रिटिश गुट। तो उसमें वहाँ कैसे कन्फ्लिक्ट आए उस एक्ट की में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कि जो आपका मनी है वो कहाँ कैसे एक्सपेंड करनी है, किस लिटरेचर पर करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट पे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो उसी की वजह से वहाँ पर दो गुट बट गए और कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि आफ्टर 20 ईयर्स जो ये है एजुकेशन की पॉलिसी है, जितनी भी है, जो भी एक्ट थे एजुकेशन को लेके, वो रिन्यूअल के लिए ब्रिटिश कंपनी जो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ स्टेबल हुई थी, वो 1600 में यहाँ पर आई थी वो एक व्यापार करने के लिए। लेकिन वो उसने धीरे 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 अपने पाँव पसार दिया यहाँ पर और हर एक एरिया में उसने उन लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी जितने भी यहाँ पर ये वो थे स्टेट थे जिन पर उनका वो रूल कर रहे थे, वहाँ पर जो एजुकेशन की सिस्टम था वो भी उन्होंने अपने ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग कैसे ब्रिटिशर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर और स्टेटों पर रूल कर पाए, इंडियंस पे कैसे उनको हम क्लर्क यहाँ पर वो पैदा कर रहे थे। तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट हम उठाएं और कैसे ब्रिटिशर्स को वहाँ पर लाभ हो जाए, जो कि ये सारा काम जो मीडिएटर थी यहाँ पे इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी चीजें कर रही थी। जो भी वहां से गवर्नर आते थे वो सारा यहाँ पर सिस्टम को देखते थे और सारी चीजें यहाँ पर करते थे। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा एक्ट आया वो कौन सा एक्ट था, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्टर एक्ट था आपका, नेक्स्ट चार्टर एक्ट था 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी एजुकेशन को लेके आया और इसमें एजुकेशन को लेके ये इसमें कुछ लॉज आए थे जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। After 20 years, after 20 years of the Act of 1813 in 1833, 1833, the British Parliament issued a new charter to the East India Company. एक इन्होंने रिन्यूअल के लिए ये गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष इसको रखा और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको देखा, पढ़ा, समझा। यहाँ से जो गवर्नर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ से रिपोर्ट जाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ से इन्होंने इसको देखा और फिर इसमें चेंजेस किए, कुछ चेंजेस किए, देख लेते हैं। इन्होंने इन दिस चार्टर द responsibility to making proper arrangement for education in the territories governed by in it was fixed on the company
मतलब कंपनी ने ये फिक्स किया कि जो भी यहाँ पर रूल कर रहे हैं, जिन एरियो में, जिन स्टेटों में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिसको ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, वहां पर एजुकेशन का सिस्टम भी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग होगा, ब्रिटिश की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहां पर हर प्रांत में एजुकेशन के सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर चलाए, सिस्टमेटिक तरीके से। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को कैसे ज्यादा बेनिफिट्स हो, तो वहां के अकॉर्डिंग इन्होंने सिस्टम को वो किया। द क्लूज इन दिस चार्टर वर द फॉलोज, दीज आर द फर्स्ट, द गवर्नर ऑफ बंगाल प्रिवेंसीज विल बी द गवर्नर जनरल। जो बंगाल प्रांत का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल होगा। द गवर्नर of other provinces will be subordinate to him in some matter। मतलब कोई भी मैटर है, उस मैटर को लेके जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये सारे अदर प्रांत के, जो अदर स्टेट के, अदर प्रांत के जो भी गवर्नर होते थे, वो गवर्नर जनरल के अंडर में आते थे, उसके अधीन होते थे। तो ये इसके सबॉर्डिनेट होते थे और इसकी हेल्प करते, मतलब जो गवर्नर जनरल की हेल्प करते थे प्रांतों में कोई भी किसी भी तरह की एजुकेशन की जो भी व्यवस्थाएं करनी होती थी, वो यहाँ इसको रिपोर्ट करते थे और ये फिर आगे कंपनी को रिपोर्ट करते थे और कंपनी आगे ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करती थी। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर चलता था। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल will be have will have a legal advisor in his council। यहाँ पर एक काउंसिल होती थी जिसका एक लीगल एडवाइजर होता था। ये गवर्नर जनरल जो था वो एक काउंसलिंग का लीगल एडवाइजर होता था। ही विल इन्फॉर्म द गवर्नर जनरल अबाउट द लॉ इन एवरी मैटर, इन एवरी मैटर। जो कि ये इसमें कानूनी सलाहकार जो होते थे, ये इसको गवर्नर जनरल को हर एक लॉ के से अवगत कराते थे, हर एक की रिपोर्ट देते थे ये इसको गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है इसमें इन this act the amount for education was increased from rupees 1 lakh to 10 lakh per year। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें जो अमाउंट फिक्स हुआ था एजुकेशन के लिए, और उस एजुकेशन का जो अमाउंट फिक्स हुआ था उसमें आपकी क्या ना एक कन्फ्लिक्ट भी आ गया था, क्योंकि वो जो अमाउंट था 1 लाख का वो क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी आ गया था। लेकिन अब इसी अमाउंट को, जो कि 1813 का एक्ट था, इसको बढ़ाकर 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में 10 लाख पर ईयर कर दिया गया। अब एजुकेशन पर 1 लाख की बजाय 10 लाख का एक्सपेंड होगा। तो ये एक इन्होंने चेंजेस किए इसमें। नेक्स्ट है नो इंडियन shall be considered ineligible for employment in the company on the basis of caste, religion और क्लास। यहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज और ऐड किया कि जो भी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होंगी वो किसी भी कास्ट, रिलीजियस, है ना, ये आपकी कोई भी कास्ट को देखकर नहीं होगी, कोई भी धर्म को देखकर, रिलीजियस को देखकर नहीं होगी, कोई भी आपकी क्लास को देखकर नहीं होगी। तो जो अपॉइंटमेंट होंगे कंपनी में या जो भी नौकरियां मिलेंगी वो किसके बेसिस पे मिलेंगी? आपकी
appointment to any post shall be made on the basis of educational qualification and efficiency of the candidate। तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उसको बेस मानकर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कि आपका कि आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्लास के हों। ये आपको ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस एक्ट में ये क्लियर था कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एफिशिएंसी देखेंगे कि क्या बंदा इस लायक है या नहीं, तभी आप उसको अपॉइंट करेंगे। तो ये एक इनका बहुत ही पॉजिटिव ये था कि क्योंकि उस टाइम में, जिस टाइम यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, तो यहाँ पर बहुत आपकी कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। कास्टिज्म था, वर्ग बटे हुए थे, अपर, हायर, मीडियम, ये हायर, मीडियम और लोअर, ऐसे करके कैटेगराइज किया गया हुआ था लोगों को। और रिलीजियस बेस की, आप इस धर्म के हो तो आपको, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए इस एक्ट में एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, सबको प्रोवाइड तो इसीलिए इन्होंने इस एक्ट में ये सब ऐड किया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम एनी कंट्री विल हैव द फ्रीडम। यहाँ देखिए फ्रीडम, जो कि पहले भी इस बात पे, फ्रीडम टू कम टू इंडिया बट दे विल नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जो मिशनरी की बात उठी थी, मिशनरीज जो आपके ब्रिटिश से आते थे, जो यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट में भी ये बात पर कन्फ्लिक्ट हो गए थे कि वहां से आए या नहीं आए। तो पार्लियामेंट में, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, वहां पर भी इसका अपोज हुआ था कि नहीं, वहां से नहीं आने चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी को जब दोबारा से चीज़ें पार्लियामेंट में गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट में भी फिर उसको पास कर दिया गया, सभी ने उसका सपोर्ट किया। तो यहाँ पर भी इन्होंने फ्रीडम कर दिया कि किसी भी कंट्री से, कोई भी कंट्री से इंडिया में लोग आ सकते हैं और अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो आपकी एजुकेशन है उसको स्प्रेड करें। तो ये सारी जो आपकी ब्रिटिशर्स मिशनरी आए, जो ब्रिटिश से मिशनरीज आए, उन्होंने यहाँ पर आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म को स्प्रेड किया, और लोगों को एक क्योंकि उन्हें फ्री छूट मिल गई, और वो ब्रिटिशर्स, माइंड तो उनका ब्रिटिशर्स था ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए सोचते थे, ना कि वो भारतीयों के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट भी किया लोगों को, भारतीयों को मिशनरी, जो क्रिश्चियनिटी में, उनको क्रिश्चियनिटी धर्म में ऐड किया, उनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक, लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में ये तो हो गया कि फ्रीडम हो गई, आ गए, उन्होंने यहाँ शिक्षा का प्रसार भी किया, धर्म का भी किया। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में एक चीज जोड़ी गई कि आप जाइए, अपना सब कुछ स्प्रेड कीजिए, कि आपका रिलीजियस स्प्रेड करिए, आप एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए, बट इंडियन जो रिलीजियस है उनको हर्ट ना किया जाए, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं इंडियंस के, उसको हर्ट ना किया जाए। तो इस एक्ट में ये सारी चीजें थी जो हमने अभी देखी कि आप कैसे 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 इसमें एक्ट में ऐड हुई चीजें। नेक्स्ट है एडवांटेज। जो चार्टर्ड एक्ट था, इसके क्या
आप एडवांटेज हुए, और जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसके एडवांटेज क्या हुए और इसके डिसएडवांटेज क्या हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज बाय द गवर्नर जनरल बिगेन। मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये वो थी पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, शिक्षा की जो नीति थी उसका निर्धारण, कैसे आपकी एजुकेशन की जो पॉलिसियां हैं कैसे बनेंगी, उसका आरंभ स्टार्ट हो गया था। यहाँ से बिगिनिंग हो गई थी कि शिक्षा एक सिस्टमेटिक तरीके से। नेक्स्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज started entering India in large number and started helping in the development of education। जो बाहर से मिशनरीज आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में हमसे ज़्यादा आगे थे, टेक्नोलॉजी उनके पास हमसे उस टाइम पे कहीं ना कहीं बेटर थी उनकी। तो उन्होंने जो शिक्षा में जो व्यवस्था की, जो सिस्टम किया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कि आपका एक प्राइमरी है, एक मिडिल है, और प्राइमरी में आपकी इतनी क्लासेस होंगी, ये आपका करिकुलम होगा, ऐसे ही मिडिल में एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई, वो उससे कहीं ना कहीं हम भारतीयों को बेनिफिट्स हुए और एक सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन होने लग गई, और शिक्षा काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। राइट। तो अगर हायर की बात करें तो हायर भी जो प्रैक्टिकल बेस्ड उन्होंने साइंस को इम्पोर्टेंस दिया, प्रैक्टिकल चीज़ें कराई, तो यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी डेवलप हुई उस टाइम में। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इंक्रीज्ड द अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन। जो भारतीय थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली जॉब में, है ना, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिली, और उन्होंने क्योंकि सभी के लिए क्या था कि यहाँ पर जब पहले कास्ट को देख के इन्होंने इस एक्ट में रखा ना कि कोई कास्ट बेस्ड नहीं होगा, कोई रिलीजियस बेस्ड आपकी जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई क्लास नहीं होगी, आपकी क्वालिफिकेशन को देखकर, आपकी एलिजिबिलिटी को देखकर, आपकी एफिशिएंसी को देखकर आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हुआ यहाँ पर। तो जो आपका जॉब में इंडियंस के लिए इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो गई पोस्ट, और यहाँ पर इंडियंस को भी जॉब मिलने लग गई। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्फेक्ट था, एक इंडियंस के लिए ये एडवांटेज था। द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन increased 10 times and education developed rapidly। यानी कि जहां आपका 1813 के एक्ट में 1813 के एक्ट में आपको ओनली और ओनली 1 लाख मिल रही थी, अब उसी को इन्होंने बढ़ाकर 10 टाइम्स इन्होंने बढ़ाया, उसको सीधा 1 लाख से लेके और 10 लाख कर दिया। तब एजुकेशन में एक स्पीड से चेंज आए, एक कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी चेंज आए। तो यहाँ पर जब आपको एजुकेशन पर अमाउंट ज़्यादा मिला तो ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई, ज़्यादा लोगों के लिए आपके जो लिटरेचर है वो खरीदा गया। तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया एजुकेशन में, एजुकेशन को डेवलप हुई, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया। ये यहाँ का एक बिग इफेक्ट था, जो बिग एडवांटेज था। अब ये तो थे इसके एडवांटेज जो हमें मॉडर्न एजुकेशन या हमारे इस एक्ट में जितने भी इन्होंने हमारे 1833 के एक्ट में हमें क्या क्या एडवांटेज मिली। ये अब देखते हैं हम इसकी डिसएडवांटेज।
एडवांटेज में है, लैक ऑफ ए क्लियर एजुकेशन पॉलिसी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये जो पॉलिसी थी, चाहे आपकी 1813 की पॉलिसी थी और चाहे आपकी 1833 की आपका एक्ट था, दोनों ही एक्ट में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उसका रीजन था कि जो ये राशि जो 1 लाख वहां दी और यहाँ पर इन्होंने 10 लाख की 10 टाइम्स इसको बढ़ा कर दिया, इसकी क्लियर सिचुएशन नहीं करी कि कितना पार्ट, कितना अमाउंट आपका किस लिटरेचर पर खर्च होगा। आपका इंडियन लिटरेचर पर खर्च होगा, आपका ब्रिटिश लिटरेचर पर खर्च होगा, या किस इंस्ट्रूमेंट पे, किस इंस्टीट्यूशन कहाँ खोले जाएंगे, या किस इंस्टीट्यूट पे कितना खर्चा होगा। ये इनकी एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि क्लियर नहीं किया। जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जिन्होंने भी इस एक्ट को बनाया, इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है इंडियन सिस्टम स्कूल्स वर ट्रीटेड स्टेप मदरली। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, ब्रिटिशर्स ने अपनी तरीके से अपनी एजुकेशन को यहाँ फॉलो कराया। तो जो हमारी एजुकेशन की इंडियन जो स्कूल्स चल रहे थे, जो हमारे वैदिक पीरियड से चल रहे थे, जो हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड से चल रहे थे, जो हमारे बुद्धिज्म पीरियड से चल रहे थे, फिर मिडेवल काल से चल रहे थे, जो गुरु मकतब और मदरसे थे, सभी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आया। उनकी उपेक्षा की। जो हमारा हिंदी लिटरेचर था उसकी इन्होंने उसको निग्लेक्ट किया। वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए और यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश एजुकेशन थी उसका यहाँ पर दबदबा हो गया, जिसकी वजह से हम काफी साल तक एक गुलामी की जंजीरों में भी जकड़े रहे। हाँ, मतलब जो हमारे उसकी ना, जैसे यहाँ ये है ट्रीट स्टेप मदरली, मतलब एक सोतेला व्यवहार किया, सारा कुछ अपना ही थोपा, और हमारा जो भारतीय स्कूल्स थे उनकी एक नहीं चलने दी इन लोगों ने। तो ये था आपका ये पॉइंट्स में। नेक्स्ट है द अनहोली एंड intention unholy intention of Christian missionaries were encouraged। जो ये थे यहाँ पे मिशनरीज जो आए थे, वो एक अपने ऐसे इरादों से आए थे कि सिर्फ हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे और अपनी एजुकेशन जो इंग्लिश उन पर थोपेंगे। तो ये भी उनको, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको बहुत इसका वो एंकरेज हुए, इंकरेजमेंट मिला उनको, इससे उनको एक बढ़ावा मिला और उन्होंने अपनी चीजें हम भारतीयों पर थोप दी। नेक्स्ट है class distinctions started which were very attractive to British English। जब यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज हमें ये हुआ कि जो इंग्लिश के प्रति ही अट्रैक्शन हो गया, जो हमारे कुछ भारतीय थे वो भी इंग्लिश के ही कहते ना, इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ना, इंग्लिश में ही बातें करना, इंग्लिश की ही चीज़ें करना, उन्हीं की तरह रहन सहन करना। तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को, जो हमारी अपनी चीज़ें थी, वो कहीं नुकसान हो गया और वो इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अंग्रेज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब वो एक उनकी तरफ स्टार्ट होने का मतलब है कि हमारी अपनी कल्चर, अपनी चीज़ें, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ये एक था। और हाँ, यहाँ से ही आपका जो ये है क्लास, मतलब वर्ग भेद है ना, ये भी स्टार्ट हो गया। क्यों? जो एक इंग्लिश वाला, इंग्लिश समझने वाला पढ़ा लिखा तबका था, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गया। जैसे कि ये ब्रिटिशर्स भी अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जो हम इंडियंस को
नेग्लेक्ट करते थे इंडियंस को, कितना ब्लैक डॉग और कितना गंदा गंदा बोलते थे। तो यहाँ पर एक वर्ग, यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, और ब्रिटिशर्स और इंडियंस में ही नहीं, यहाँ इंडियंस और इंडियंस में भी डिफरेंस या स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, इंडियन लिटरेचर सफर्ड अ ग्रेट लॉस। जो हमारा इंडियन लिटरेचर था, जो भी हमारा भारतीय साहित्य था, जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ पर इन्होंने उसको डिस्ट्रॉयड किया, उसको मतलब उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बिग लॉस हमारे इंडियन लिटरेचर को भी यहाँ पर हुआ। तो ये थे आपके हमारे दो एक्ट हमने अभी यहाँ पढ़े। आपका जो चार्टर एक्ट 1813, और यहाँ पर फिर आफ्टर 20 ईयर्स जो पार्लियामेंट में रिवाइज हुआ 1833। 33। तो यहाँ हमने अभी इसका देखा कि क्या इसमें इन्होंने लॉज ऐड किए, कौन कौन से क्लॉज ऐड किए और कौन कौन से इसमें क्या डिसएडवांटेज और क्या एडवांटेज थे। तो ये आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और आज फिर से एक बार आपको बोलूँगी, कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।